हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, क्योंकि होने वाली कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहां पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है 3 एसएमई आईपीओ और एक मेन लाइन आईपीओ की क्लोजिंग। तो वहां पर उन चारों में कैसी रहेगी रैंकिंग और क्या रहेगा पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे स्टडी आउट करेंगे। और साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया एफपीओ की होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन सभी पॉइंट्स को हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो डीआईआई ने 3800 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 2500 करोड़ की सेलिंग करी है। एफआईआई का फिगर रेगुलरली सेलिंग पर आ रहा है, जो हमारे लिए एक मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आईपीओ की, जो कल के दिन क्लोज होने वाले हैं। अगर मैं रैंकिंग वाइज बात करूं, तो पहली रैंकिंग पर आएगा ऑब्वियसली एमफोर्स ऑटोटेक, सेकंड पर आएगा जेएनके इंडिया, थर्ड पर आएगा हमारा वोरिया क्रिएशन एंड फोर्थ पर आएगा शिवम केमिकल्स। ये रैंकिंग नॉट बेस्ड ऑन जीएमपी बट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड इंक्लूडिंग ऑल द फैक्टर्स इन विच फंडामेंटली फाइनेंशियली एवरीथिंग इज कवर्ड। तो वहां पर इस तरीके से हमने यहाँ पर रैंकिंग देने की कोशिश करी है। अब अगर मैं इनमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो सबसे पहले अगर मैं पहली रैंकिंग वाले की बात करूं एमफोर्स ऑटोटेक की, तो जैसा कि हमारी इस आईपीओ रिव्यू में बात हुई थी कि ये एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जहां पर मुझे फर्क नहीं पड़ेगा किस तरीके से जाएगी सब्सक्रिप्शन, किस तरीके से जाएगा मार्केट का मूड मोड, बट ये आईपीओ इतना अच्छा होने वाला है कि मैं इसको बिना सोचे समझे अप्लाई करने वाला हूँ। तो उसी डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए मैं इस आईपीओ को अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूँ। ये मेरा इसमें पर्सनल डिसीजन होने वाला है। बट अब अगर हम बात करते हैं पहले जेएनके इंडिया आईपीओ की, जो हमारा मेन लाइन आईपीओ होने वाला है, तो देखो वैल्यूएशन वाइज ये आईपीओ अच्छा होने वाला है, जहां पर वैल्यूएशन इतनी हैवी नहीं थी। तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं इस आईपीओ को अप्लाई तो करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें हमें एक अच्छा जीएमपी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी तक का मेरा प्रोग्राम है इसमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने का, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारा पैसा लोगों का वोडाफोन आइडिया में ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो किस तरीके से जाती है सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में, उसके बेस पर अगर क्वालिफाइड और एचएनए की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो मैं इसे रिटेल कैटेगरी की जगह से एचएनए कैटेगरी में शिफ्ट कर दूंगा। हाँ, बट अगर मुझे आइडिया लग गया पहले की इतनी सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल सकती है, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर 2 बजे से पहले पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा। एचएनए कैटेगरी में काफी बैंक्स में असवा के थ्रू 2 बजे तक का ही मैक्सिमम टाइम होता है, तो मैं वहां पर आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूंगा अगर यहाँ पर मुझे आइडिया लग जाता है। थर्ड एंड फोर्थ की अगर हम बात करते हैं शिवम केमिकल्स एंड वारिया क्रिएशन की, तो मैं इन दोनों आईपीएस को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। यहाँ पर मैं बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर भी इन आईपीएस को अप्लाई नहीं करूंगा। ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। और वैसे भी ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया में मुझे भी काफी बरबर के माल मिला है, जहां पर मेरा भी ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसा वोडाफोन आइडिया में ब्लॉक हो चुका था, और बाकी एमफोर्स और जेएनके में भी ब्लॉक हो जाएगा। तो मेरे पास पैसा भी इतना नहीं बचेगा, बट अगर होता भी तो भी मैं इन दोनों आईपीएस को इजीली अवॉइड कर देता। ये मेरे पर्सनल डिसीजन थे, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किए। और ऐसे डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इन आईपीएस की डिटेल डिस्कशन रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया एफपीओ के बारे में, जिसकी होने वाली कल के दिन लिस्टिंग, तो इसका जीएमपी की अगर हम बात करते हैं तो 13% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर ना वोडाफोन आइडिया में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा हर किसी को। वो किस तरीके से, क्योंकि वहां पर हर किसी का माइंडसेट ही कंफ्यूज रहेगा, क्या हम इसे लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव में रखें या फिर इसे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में रखें, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जो पेनी स्टॉक होने वाला है, जहां पर वो हर कोई सोचता है कि चलो इसे हम लॉन्ग टर्म में छोड़ देते हैं। तो वो आप लोगों को अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपको क्या इसे लॉन्ग टर्म में लेके जाना है या फिर लिस्टिंग गेन का पर्सपेक्टिव रखना है। मेरा हर आईपीओ या एफपीओ में सिंपल रीजन होता है अप्लाई करने का, कि मैं सिर्फ और सिर्फ वहां पर लिस्टिंग गेन लेना चाहता हूँ। मुझे लिस्टिंग गेन के अलावा वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद लॉन्ग टर्म में कहाँ जा रहा है, बिकॉज लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ मैं म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर करता हूँ। और बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, बूस्टर एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की, देखो लॉन्ग टर्म में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको वहां पर रखना है तो इसे इजीली
बाय होल्ड एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। बट अगर मैं लिस्टिंग की बात करूं तो इस एफपीओ में जब मैंने इसको अप्लाई किया था तो मेरा सिंपली मोटो था कि मैं इसको लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि फंडामेंटली ये स्टॉक साउंड नहीं है। आने वाले टाइम में होता है वो अलग मैटर है, बट आज के टाइम पर ये स्टॉक फंडामेंटली साउंड नहीं है। तो वहां पर इस एफपीओ को जैसे कल सुबह 9:15 से ट्रेडिंग होनी शुरू हो जाएगी, मैं वहां पर इसे बुक कर जाऊंगा। ये मेरा पर्सनल माइंडसेट होने वाला है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद वो स्टॉक कहाँ जा रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी लिस्टिंग कितने पर हो सकती है ऑन एन आइडिया, प्योरली आइडिया बेसिस पर, तो अप्रोक्स 12.5 के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम परसेंटेज में बात करते तो 10 से 15% के बीच में हमें इसमें लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। बट ये प्योरली एग्जाम्पशन होने वाली है। बट अगर आप लोगों को ये एफपीओ अलॉट हुआ है, जो मोस्टली हर किसी को हुआ ही है, तो एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई काम कीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो हमारी सिंपली बात हुई थी 22,430 हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। इसके ऊपर जाने का काफी ज्यादा हाई चांसेस है। गया, हमें मूव भी मिला, सस्टेन भी हुआ, फिर आया, फिर छोटा सा मूव मिला। बड़े मूव्स देखने को नहीं मिले थे, बट जहां पर इसने तोड़ा और हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बट ऑलमोस्ट यह पूरा वीक एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट होता जा रहा है, और हो सकता है कि कल का दिन भी हमें एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिल जाए। बट अगर बाय चांस कल के दिन कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप होते हैं नॉर्मली 2 बजे के बाद, तो हमें वहां पर एक अच्छी मूवी देखने को मिल सकती है। बट अगर हम फिर भी इंपॉर्टेंट लेवल्स को स्टडी आउट कर लेते हैं, तो हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 22,480 से 500 की रेंज, ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। और इमीडिएट सपोर्ट रहेगी 22,300 की, मेजर सपोर्ट रहेगी 22,200 की। जहां पर अगर मुझे कल के दिन काम करना हुआ, बट मैं पर्सनली ऑप्शंस में तो स्पेशली बिल्कुल भी काम नहीं करता हूं, फिर भी हम इंपॉर्टेंट लेवल्स को स्टडी आउट जरूर करते हैं, क्योंकि मुझे ऑप्शंस ट्रेडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि जितना बच सकते हो उतना बचो ऑप्शन ट्रेडिंग। पैसे कमाने का जो मुझे सबसे बेकार तरीका लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग। बाय द वे, फिर भी कहीं पर भी अगर हमारे लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर या नीचे जाती है और वहां पर 15 से 20 मिनट सस्टेन करती है, तो वो लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो 30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस हमारा किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स को डिस्कस किया है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी परस्पेक्टिव की है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।